हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है सबका आपके अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केल्विन और मेरा नाम है भारत भूषण। तो भाई हम कर रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सारे न्यूमेरिकल, सारे डेरिवेशन और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम कवर कर रहे हैं। ये चैप्टर, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है भाई जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ये है ही। लेकिन उसके अलावा जो नीट और जेई वाले हैं भाई उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो हम करने जा रहे हैं। और भाई अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है सैटेलाइट मोशन। तो ग्रेविटेशन चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसमें हम आ गए हैं सैटेलाइट मोशन पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सैटेलाइट मोशन, जो आपके पृथ्वी के चारों तरफ सैटेलाइट घूमते हैं उसके बारे में हमें अब क्वेश्चंस करने हैं। तो सैटेलाइट जब घूमता है उसके बारे में एक दो बातें आपको बता दूं जो आपको काम आएगी आगे क्वेश्चंस में। जैसे सैटेलाइट की एनर्जी तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि सैटेलाइट जब घूमता है तो उसकी दो एनर्जी होती है। मान लो ये अर्थ है, इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है, छोटा सा प्यारा सा सैटेलाइट घूम रहा है। तो इसकी जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने डिस्कस किया था, टोटल एनर्जी डिस्कस की थी हमने कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पहले वो होती है माइनस जी एम एम अपॉन में आर, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर वो हमारी आती है यहाँ पे माइनस जी एम एम अपॉन में 2r प्लस में, सॉरी क्योंकि पॉजिटिव होती है। टोटल एनर्जी अगर हम निकालेंगे दोनों का सम करेंगे तो माइनस जी एम एम अपॉन में 2r आ जाएगा। यहाँ पे m और m क्या है? m मतलब ये वाला मास है, कैपिटल मास है, प्लेनेट का मास है जो ज्यादा होगा, और स्मॉल m जो है सैटेलाइट का मास है, इनका प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो जी एम एम अपॉन में 2r, ये टोटल एनर्जी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसकी स्पीड क्या होगी? सैटेलाइट जब मूव करेगा इसकी स्पीड होगी, तो इसकी स्पीड होती है रूट ऑफ जी आर, स्मॉल जी आर अगर हम बोले, मतलब जी आर मतलब कि यहाँ पे जो भी जी की वैल्यू होगी वो, या फिर आप बोल सकते हो जी एम अपॉन में स्मॉल आर। ये इसकी स्पीड होती है सैटेलाइट की जब ये मूव करता है। तो यहाँ पे m जो है ये वाला मास है और r जो है इसका डिस्टेंस है, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर का डिस्टेंस जो है स्मॉल r है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी हमारी आ रही है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सैटेलाइट मास, उस पर डिपेंड नहीं कर रही, केवल किसके मास पर डिपेंड कर रही है? अर्थ के मास पे और उसके डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। और अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो हम ऑलरेडी वो पहले देख चुके हैं, रूट 2gr होती है। सरफेस से अगर देखें तो ये होता है फॉर्मूला, या gm/2gm/r। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कहीं आपको जरूरत पड़ सकती है। तो भाई ये सब जो है हमें जरूरत यहाँ पे पड़ेगी सैटेलाइट मोशन जब हम करेंगे तो वो सब हमें जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा सैटेलाइट जब मूव करते हैं यूजुअली जो है कई बार वो सर्कुलर ऑर्बिट की जगह इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करते हैं, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सैटेलाइट में आपको बेसिकली ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलो ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर कोई सरफेस अर्थ के बहुत पास में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं उसको। अभी हमने देखा था ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी क्या होती है? जी एम अपॉन में आर, जी एम अपॉन में आर, या फिर जी इंटू स्मॉल आर, जो डिस्टेंस होता है हमारा आर। अब यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस के, आर तो ये डिस्टेंस होता है देखो जहां सैटेलाइट घूमता है, लेकिन इस बार क्या है, ये जो आर है ये अर्थ के सरफेस के पास है सैटेलाइट, तो इसका जो आर होगा वो कैपिटल आर के बराबर होगा, अर्थ की रेडियस के बराबर होगा। अगर सैटेलाइट आपका यहाँ पे घूम रहा है अर्थ के सरफेस के पास तो क्या होगा? ये रेडियस आपकी बराबर होगी, ठीक है। इसको दोबारा बनाते हैं, सर्कल नहीं बना ढंग से, अब थोड़ा बेटर है पहले से, ठीक है। तो हम ये बोलना चाह रहे थे यहाँ पे कि जो अगर ये सैटेलाइट बहुत पास आ गया, इसकी हाइट कम हो गई, ये वाली हाइट होती है, तो अगर ये h 0 हो गया तो r क्या होगा? r विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, अगर ये इसके सरफेस के पास आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाएगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हो जाएगी g इंटू आर, तो रूट g इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। g क्या है? g हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 हो जाएगा, जो सरफेस पे वैल्यू होती है, और r हमारा जो है रेडियस ऑफ द अर्थ का हो जाएगा, जो अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन हो गया, हाउ एस्केप वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि एस्केप वेलोसिटी में और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो अभी हम देखेंगे, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी थी जी एम अपॉन में आर, और एस्केप वेलोसिटी हमारी होती है 2gm अपॉन में आर, सॉरी रूट ऑफ 2gm अपॉन में स्मॉल आर। तो ये कितना आ रहा है? इसको मैं लिख सकता हूं रूट 2 इंटू जी एम अपॉन में आर, यानी कि रूट 2 ऑफ
ये जी एम अपॉन में आर क्या है, वी ओ ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है। तो एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के √2 टाइम्स होती है, यानी 1.41 टाइम्स होती है ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये रिलेशन होता है दोनों में, तो फॉर्मूला में ध्यान रखना है। तो इससे आपको थोड़ा फॉर्मूला याद रहे इसलिए हमने क्वेश्चन भी डाल दिया था, इंपॉर्टेंट भी है ये। तो ये रिलेशन है दोनों में। टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वन क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, अदर इज अवे। एक तो पास है सरफेस से, एक दूर है, किसका स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड किसकी ज्यादा होगी। तो भाई स्पीड के दो फॉर्मूले हमने देखे ऑर्बिटल स्पीड के, एक तो है जी इंटू आर और एक फॉर्मूला था हमारा जी एम अपॉन में आर। दोनों सेम चीजें हैं, बस अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमें कंपेयर करना है कि अगर एक हमारा सरफेस के पास है और एक दूर है तो किसका जो है स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो दो फॉर्मूले में से कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे। मान लो दो सैटेलाइट को कंपेयर कर रहे हैं, एक यहाँ पे घूम रहा है और एक दूर घूम रहा है। तो एक सैटेलाइट हमारा S1 यहाँ पे है मान लो और S2 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस मान लो R1 है, इसका डिस्टेंस R2 है और R1 आपका कम है, R2 आपका ज्यादा है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं, मान लो देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। इसको अगर मैं यूज करता हूं तो ये वाला सैटेलाइट मान लो ये है, इसका जी क्या होगा, जी घटता है ऊपर जाते जाते, जी की वैल्यू कम होती है तो इसका जी कम होगा। तो जी तो कम है लेकिन आर ज्यादा है, तो वी क्या होगा बताना मुश्किल है यहाँ पे। या तो वैल्यू निकालो जी की पहले, तब कर सकते हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं सेकंड वाला। देखो सेकंड वाले में क्या है आपका कि जी आपका ये तो कांस्टेंट है, कैपिटल जी, वो तो 6.67 × 10⁻11 कांस्टेंट है। एम जो है मास ऑफ द अर्थ है, वो भी कांस्टेंट है। दोनों सैटेलाइट के जब वैल्यू लिखोगे आप तो मास ऑफ द अर्थ तो सेम लिखोगे, अर्थ के चारों तरफ घूम रहे दोनों, तो दोनों का मास ऑफ द अर्थ भी सेम आएगा। अब यहाँ पे ये जो आर है, ये आर देख के हम बता सकते हैं क्या होगा। तो वी नॉट हमारा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द √r आ रहा है। तो अगर हमारा आर ज्यादा होगा तो वी नॉट क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल स्पीड शुड बी लेस। तो जिसका आर ज्यादा होगा उसका ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, लेस होगा। तो इसमें बोला कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा तब होगी जब आर कम होगा, यानी जो सैटेलाइट अर्थ के पास होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो ऐसे हमें देखना भाई कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं आपको डायरेक्ट भी आंसर बता सकता हूं, लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे तो ऐसा ऐसा हमें आइडिया बने, सोचना चाहिए। जब क्वेश्चन हम करते हैं ना तो हमें सोचना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, ये क्यों नहीं लगा रहे, किताब में ऐसे क्यों लिखा हुआ है। तो इसलिए लिखा रहता है कि आपको वो वाला लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ इज कॉन्टिन्यूसली पुलिंग मून टुवर्ड इट्स सेंटर। अर्थ जो है मून को अपनी तरफ खींच रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स तो लगी रहा है अर्थ का मून पे, तो ये नीचे क्यों नहीं गिरता, ये चांद धरती पे क्यों नहीं आके गिरता, चांद धरती पे क्यों नहीं आता। अगर ये फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, तो चांद धरती पे क्यों नहीं आता। तो इसका रीजन है कि ये जो मून घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर को। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ग्रेविटेशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बैलेंस करता है, दोनों फोर्स आपस में बैलेंस होते हैं, इसलिए क्या होता है मून जो है नीचे आके नहीं गिरता है। ऐसे हम बोल सकते हैं। या फिर हम अगर एंगल से सेंट्रीफ्यूगल से ना सोचें तो हम बोल सकते हैं कि जो चांद घूम रहा है तो ये फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है घूमने के लिए जो नेसेसरी है, तो केवल ये फोर्स प्रोवाइड करता है इसलिए घूमता रहता है। हालांकि ये रीजन ज्यादा समझ में आता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपका, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो अंदर को लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल इज द ग्रेविटेशन फोर्स, यहाँ पे नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड द सेंटर लग रहा है। तो ये दोनों आपस में बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं आपस में बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए चांद धरती पर नहीं आ पाता है। ठीक है, तो चांद धरती पे अभी तो नहीं आ पाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, कैन अ पेंडुलम ऑसिलेट अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ सैटेलाइट। क्या पेंडुलम जो है सैटेलाइट पर एसएचएम कर सकता है टाइम। अच्छा, अगर पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज क्या होता है फॉर्मूला, 2π√, क्या होता है L/G। वेरी गुड, अगर आपको पता है तो L/G होता है। ठीक है, अब G यहां पे क्या लेते हैं, G इफेक्टिव लेते हैं। G जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी होता है, लेकिन इसको इफेक्टिव लेते हैं, G इफेक्टिव। तो मान लो हमारी कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है तो उसका G जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम लिफ्ट में जा रहे हैं तो हमने G+A G-A वहां पे लेते हैं क्वेश्चन में, तो ऐसे यहाँ पे भी G इफेक्टिव लेंगे। तो जब सैटेलाइट हमारा घूम रहा है यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ, इसका G इफेक्टिव कितना होगा, G इफेक्टिव कितना होगा, इसमें मान लो mg फोर्स लग रहा है नीचे को, और इस पे जो है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वो कितना लगेगा mv²/r, ये फोर्स लग रहे हैं इस पे। तो इसका मैं अगर G इफेक्टिव लिखूं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg डैश इक्वल टू mg माइनस
एम बी स्क्वायर बार, देखो नेट फोर्स ये होगा एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर, ये नेट फोर्स हुआ, इसको मैं एम जी डैश बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? एम जी डैश, मतलब जो नेट इसका वेट होगा, मैं मान सकता हूं कि इसका इफेक्टिव वेट है। जैसे हमने वो देखा था, अर्थ अगर रिवॉल्व करती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को लगता है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वेटर पे रखा है तो उसका मास कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, सॉरी, तो उसका वेट जो है कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके बाहर को फोर्स लग रहा होता है, तो उसका जी जो है इफेक्टिव कम हो जाता है। ऐसे यहाँ पे भी जो जी इफेक्टिव है वो वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि एक फोर्स बाहर को लग रहा है जो एम को कम कर देगा, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी होगी? v कितना होता है हमारा? ऑर्बिटल स्पीड है ये सैटेलाइट की जो घूम रहा है, तो ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है? ये होती है हमारी जी इंटू स्मॉल आर, है ना। अब इसको वैल्यू को अगर मैं यहां पुट करूं जी इंटू आर, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी आर हो जाएगी, तो जी इंटू आर पुट करूंगा यहां पे, तो क्या आ जाएगा? ये भी एम जी आ गया, तो एम जी माइनस एम जी करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी ये नहीं कटेगा, ओके, तो ये भी एम जी आ गया, तो एम जी माइनस एम जी क्या आ जाएगा? एम जी माइनस एम जी विल बी जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो इसका इफेक्टिव वेट क्या हो गया? जीरो हो गया, तो इसका जी इफेक्टिव भी क्या हो गया? जीरो हो गया। जो इसका जी इफेक्टिव है या जी डैश है वो कितना हो गया? दिस इंप्लाइज दैट जी डैश इज जीरो, तो जी डैश हमारा जीरो है, तो जी डैश हमारा अगर यहाँ जीरो हो गया तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? टाइम पीरियड विल बी इनफिनिटी। अगर यार नीचे जीरो रखोगे तो टाइम पीरियड हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी पेंडुलम जो है ऑसिलेट ही नहीं करेगा। इनफाइनाइट टाइम लेने का होता है नीचे ही नहीं आ रहा वो, है ना। नीचे अगर आ रहा होगा तो कोई टाइम, मतलब मान लो 2 सेकंड में नीचे आया तो फिर हो सकता है 4 सेकंड में अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले या 8 सेकंड में कर ले, लेकिन अगर नीचे ही नहीं आ रहा तो बोलते हैं टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट, तो मतलब वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। तो इस केस में जो है हमारा पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। अगर आपसे ये पूछे कि सैटेलाइट में जी इफेक्टिव कितना होता है, तो जीरो होता है। आपने देखा होगा ना सैटेलाइट में जो है लोग तैरते हुए नजर आते हैं, जब सैटेलाइट में स्पेसशिप में जाते हैं तो तैरते हुए नजर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है? जीरो हो जाती है। तो वो हमारा रीजन है यहाँ पे कि पेंडुलम भी ऑसिलेट नहीं करेगा। इस पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन आता है कि न्यूटन लॉ में अगर मान लो कि लिफ्ट है और लिफ्ट को हमने रस्सी काट दी और नीचे गिर रही है, तो उसमें पेंडुलम ऑसिलेट करेगा या नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होता है? लिफ्ट अगर नीचे गिर रही है तो उसका भी एक्सेलरेशन जी होता है, तो जी इफेक्टिव हमारा, अच्छा जब नीचे जब बॉडी आती है तो हम लोग वेट क्या लिखते हैं? बॉडी का वेट क्या लिखते हैं? हम जी प्लस ए लिखते हैं, जी माइनस ए। जब नीचे आता है, हमने क्वेश्चन किए थे, क्या लिखते हैं? नीचे जब चोर कूदा था या बाकी चीजें हुई तो क्या होता था? एम जी माइनस ए किया था हमने, जी माइनस ए किया था। ए क्या था? एक्सेलरेशन था। अब मान लो लिफ्ट भी नीचे जी से आ रही है तो जी माइनस जी हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम जी, माने एम जी माइनस ए था तो एम जी माइनस जी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसमें भी वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इफेक्टिव वेट अगर जीरो हो गया तो टाइम पीरियड उसका भी क्या होगा? इनफाइनाइट। तो उसमें भी पेंडुलम हमारा ऑसिलेट नहीं करेगा, पेंडुलम हमारा ऑसिलेट नहीं करेगा। तो कई सारे रीजन है यहाँ पे कि जी इफेक्टिव जब भी हमारा हो जाता है, कई सारे ऐसे केसेस हैं कि जी इफेक्टिव जब जीरो हो जाता है तो पेंडुलम हमारा ऑसिलेट नहीं करता है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आगे भी हम लोग अभी देखेंगे, जब फ्लूइड चैप्टर आएगा तो वहां भी ऐसे केस आएंगे कि अगर कोई कंटेनर है तो उससे जो पानी, मान लो कंटेनर है उसमें आपने होल कर दिया, तो पानी भरा हुआ है, आपने होल कर दिया तो पानी बाहर निकलेगा। लेकिन अगर कंटेनर को नीचे गिरा दोगे तो क्या होगा? होल से पानी बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उसका जो पानी बाहर आता है ना, एक्चुअली क्यों आता है? उसका वेट होता है, ऊपर से वेट लगता है, उस पर प्रेशर लगाता है तो पानी बाहर निकलता है। अब मान लो वेट ही जीरो हो गया, अगर वो नीचे गिर रहा है जी से, तो वेट क्या हो गया? जीरो। तो इफेक्टिव वेट अगर हमारा जीरो हो गया तो क्या होगा? पानी बाहर नहीं निकलेगा, तो हमारा जो है होल से पानी बाहर नहीं आता। तो ये क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर आएगा। तो कई सारे यहाँ पे मैंने आपको चीजें बता दी एक ही क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, तो यूजुअली हम इन्फिनिटी पे जीरो लेते हैं, लेकिन अगर हम जीरो इन्फिनिटी पे माने तो टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ इट्स। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ये नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल होती है। तो सारी एनर्जी लिख देते हैं यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो होगी सैटेलाइट की वो होती थी माइनस जी एम एम अपॉन में आर। काइनेटिक एनर्जी होती थी प्लस जी एम एम अपॉन में 2r, और टोटल एनर्जी होती थी माइनस जी एम एम अपॉन में 2r। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो यही आएगा टोटल, है ना, करके देख लेना एलसीएम लेके। अब ये कह रहा है कि जीरो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ व्हाट, तो टोटल एनर्जी हमारी ये है, तो ये किसका नेगेटिव है? किसका नेगेटिव है? मतलब ये किसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा। तो आई कैन से किससे करूं? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। इसको करूंगा तो आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका नेगेटिव होती है काइनेटिक एनर्जी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको टिक करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर है काइनेटिक एनर्जी। रीजन मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन,
ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ मेरे को लगा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ वो लिखा है कि नेगेटिव क्यों होती है, पॉजिटिव क्यों होती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगला फिर आपको करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है, कौन सा होगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस इज मोर और लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट द सेम हाइट। तो अगर आपको ये कह रहा है कि एक अर्थ के ऊपर एक सैटेलाइट घूम रहा है, यहाँ पे सैटेलाइट घूम रहा है यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, इसको हमें बाहर भेजना है। तो मान लो हमें E1 एनर्जी देनी है, कहाँ भेजना है हमें, आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस, इसको इन्फिनिटी पे भेज देना है। कहाँ पे भेजना है, इन्फिनिटी पे। तो मान लो E1 एनर्जी देनी पड़ी आपको, तो ये एनर्जी मोर होगी या लेस होगी किसके मुकाबले, एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट अ सेम हाइट, कि अगर जो है एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट द सेम हाइट एज द सैटेलाइट। मान लो यहाँ पे एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट होता और इसको आपको इन्फिनिटी पे भेजना होता, तो किसको आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एक तो बस रुका हुआ है उसको रखा हुआ है वहां पे कुछ हाइट पे, और एक जो है घूम रहा है, तो किसको आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है, हमने पिछली वीडियो में किया था, इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है, 0। और यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी इसकी, सैटेलाइट की नेट एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी अगर निकालें तो टोटल एनर्जी होती है सैटेलाइट की -GMM अपॉन में 2R, ये टोटल एनर्जी होती है इसकी। ठीक है, अब हमें इसको 0 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी प्लस की, तो 0 हो जाएगा। तो हमें इसको एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, E1 हमें देनी पड़ेगी प्लस का GMM अपॉन में 2R, ये देनी पड़ेगी। तो नेट एनर्जी हमारी 0 हो जाएगी, तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा ये। अच्छा, अब ये वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये घूम नहीं रहा, रुका हुआ है। अगर ये रुका हुआ है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, पोटेंशियल होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -GMM अपॉन में R। तो इसकी एनर्जी हमें 0 करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, तो इसको 0 करने के लिए हमें E2 देना पड़ेगा, जिसकी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, इसकी प्लस देनी पड़ेगी, यानी GMM अपॉन में R देना पड़ेगा। तो किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी हमें, किसको देनी पड़ी ज्यादा एनर्जी, इसको या इसको, इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में नहीं है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, E2 बड़ा है। तो हमें E2 को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसने क्या बोला है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन पुल इज मोर और लेस। तो ये वाली एनर्जी ज्यादा है या कम है, ये पूछ रहा है। E1 जो है जिसको बाहर भेजने के लिए हमने यूज की, क्या वो ज्यादा है या कम है, तो आंसर क्या है, लेस है। आपको क्या करना पड़ेगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी सैटेलाइट को बाहर भेजने के लिए एज कंपेयर टू रुकी हुई बॉडी को बाहर भेजने के लिए। ठीक है, तो आंसर है लेस। ठीक है, और इसमें ये भी सोच सकते हो आपकी इसमें ऑलरेडी जो है काइनेटिक एनर्जी थोड़ा थी, पोटेंशियल तो थी इसमें, देखो इसमें केवल पोटेंशियल थी, इसमें पोटेंशियल भी थी और काइनेटिक भी थी, तो इसमें ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी थी थोड़ा बहुत, इसको और एनर्जी थोड़ा सा दोगे तो काम चल जाएगा इसका। लेकिन इसको काइनेटिक तो है नहीं, केवल पोटेंशियल है, वो नेगेटिव है, तो हमें फिर इसको काफी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी E2 को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इसलिए हमारा E2 ज्यादा आया था। तो ये भी सोच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट परमिटेड टू मूव अराउंड द अर्थ ऑर्बिट, इट गिव्स एनर्जी इट रिक्वायर्ड द कंपैरेटिवली लेस एनर्जी। यहाँ पे रीजन नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिखा है कम एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो आंसर है हमारा लेस। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना, हो रहा है नहीं हो रहा क्लियर, कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाऊं या क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पे जाऊं, उससे पहले थोड़ा आपका कंसेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए ना। स्टेट 2 एसेंशियल रिक्विजिट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। रिक्विजिट मतलब होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हमें एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई सैटेलाइट जो कि आपको, अगर आप अर्थ से देख रहे हो, आपको हमेशा रुका हुआ दिखे, आपको क्या दिखे हमेशा कि रुका हुआ है, आपके ऊपर है वो हमेशा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी, मतलब हमारे हिसाब से वो रुका हुआ है। जियो मतलब अर्थ होती है, अर्थ के हिसाब से यहाँ पे अर्थ का जो सर्फेस यहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो रुका हुआ नहीं होता, अर्थ भी घूम रही है तो सैटेलाइट भी साथ में घूम रहा होता है। तो जब अर्थ अपना एक चक्कर काटती है 24 घंटे में, तो सैटेलाइट भी एक चक्कर काटता है 24 घंटे में, बस अर्थ का चक्कर थोड़ा छोटा होता है और सैटेलाइट पूरा गोल घूम के आता है लंबा चक्कर काट के। लेकिन टाइम पीरियड इसका भी क्या होता है, 24 आवर। तो इसकी पहली रिक्वायरमेंट ये होती है, इसका टाइम पीरियड शुड भी 24 आवर, तभी आपको रुका हुआ दिखेगा, तभी आपको रुका हुआ दिखेगा। अच्छा, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, मान लो 24 घंटे तो इसकी टाइम पीरियड है, लेकिन मान लो अर्थ ऐसे घूम रही है और ये ऐसे घूम रहा है, फिर क्या होगा, फिर आपको रुका हुआ दिखेगा। भाई ये भी 24 घंटे लगा रहा है, लेकिन और ये भी 24 घंटे लगा रही है अर्थ, लेकिन ये उल्टा घूम रहा है, अर्थ इधर को घूम रही है और ये इधर को घूम रहा है, तो क्या आपको रुका हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो दूसरी शर्त क्या है इसकी, दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों का जो रोटेशन है अर्थ का और सैटेलाइट का, वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो दोनों का रोटेशन का सेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये इसकी दो कंडीशन है।
तो लिखा हुआ है यहाँ पे पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ शुड बी सेम एज दैट द अर्थ ऑफ अबाउट द एक्सिस, तो 24 घंटे वाला केस है। और सेंस ऑफ सैटेलाइट रोटेशन शुड बी सेम। तो अर्थ जो रोटेट करती है, इसमें लिखा भी हुआ है, अर्थ जो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट करती है। अगर आपने अर्थ को देखा होगा, देखो ये अर्थ है, मान लो ये घूम रही है, अब ये ऐसे यहाँ पे ईस्ट होता है हमारा और ये साइड वेस्ट होता है। अगर हम मैप में देखेंगे तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है नीचे। तो अर्थ मान लो ऐसे रोटेट करती है कि ऐसे करती है। अगर हमें डाउट हो गया कि ये अगर ऐसे करती है तो बोलेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, और ऐसे कर रही है तो बोलेंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूम रही है। तो कैसे घूमती है अर्थ? तो अर्थ जो घूमती है वो ऐसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लो यहाँ पे पहले अगर इंडिया का मैप देखूं मैं, तो इंडिया के मैप में इस साइड को जो है असम है और इस साइड को जो है मुंबई है। तो अर्थ जब ऐसे घूमेगी तो पहले क्या होगा, सूरज के सामने असम आएगा और फिर आएगा मुंबई। एक्चुअली ऐसे होता है, पहले जो सूरज निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है इनफैक्ट। तो उधर का जो साइड है, ईस्ट वाले साइड में सूरज पहले आता है, वेस्ट वाली साइड में लेट आता है थोड़ा। तो इसको हम बोलते हैं कि अर्थ का रोटेशन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। तो ध्यान रखिएगा, अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो इसका भी क्या होना चाहिए, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका रोटेशन भी क्या होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट ही होना चाहिए, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट घूमना चाहिए, उल्टा घूमेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एक स्पेशल टाइप के सैटेलाइट होते हैं जो कि रिसर्च पर्पस के लिए यूज होते हैं, वेदर वगैरह के लिए यूज होते हैं, उसके लिए जो यूज होते हैं, तो वो सैटेलाइट होते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उसकी हाइट जो है 250 किलोमीटर है। तो इसकी हाइट काफी कम होती है, 250 किलोमीटर कम हाइट है काफी, है ना। इस पे घूम रहा है ये, ठीक है। अबव द अर्थ सरफेस व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो हमें एक तो इसकी स्पीड निकालनी है और एक टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो स्पीड तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वी नॉट क्या होता है हमारा, वी होता है हमारा, हमें यहाँ जी तो नहीं पता, तो हमें कैपिटल जी पता है, तो जीएम वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जीएम अपॉन में आर, क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू में पता नहीं है यहाँ पे। हमें यहाँ पे पता है 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पता, यहाँ सैटेलाइट घूम रहा है वहाँ पे कितना होता है। तो हम यहाँ पे कैपिटल जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 6.67 10 की पावर -11 तो कैपिटल जी हो गया। मास ऑफ द अर्थ दिया होगा यहाँ पे, कहीं दिया हुआ मास ऑफ द अर्थ, उसके बिना कैसे हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ, अच्छा स्मॉल जी दिया हुआ है, स्मॉल जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है। ओहो, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर दिया ना, तो ठीक है। तो हमें यहाँ पे जी का वैल्यू यहाँ पे मालूम है और हमें यहाँ पे जी का वैल्यू मालूम निकालना है, जी डैश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपका जी डैश इंटू आर, ठीक है। अब जी डैश का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, जी डैश का वैल्यू हमारा हो जाएगा, जी डैश हमारा हाइट पे क्या होता है फॉर्मूला, जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये लगाना पड़ेगा यहाँ पे हमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा अब जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये मैंने जी की वैल्यू पुट करी, और ये आर क्या होगा, आर आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब ये कैपिटल आर और प्लस एच है ना, ये आर होता है रेडियस ऑफ द अर्थ और प्लस हाइट, तो वो स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर जो है वो आर प्लस एच है, क्या है, आर प्लस एच हमारा ये है। तो एक आर प्लस एच की पावर कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच, ये आ रहा है कुल मिला के। इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है जनाब। सॉल्व करें, जी का वैल्यू 9.8 है, आर का वैल्यू 6.4, 10 की पावर 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 6.4 मल्टीप्लाई 2 बार 10 की पावर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 12। आर प्लस एच, स्मॉल आर जो है हमारा आर प्लस एच था, तो आर प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर हमारा दे रखा है 6.4 10 की पावर 6 मीटर में है, और एच कितना है, एच है हमारा 250 किलोमीटर, तो 250 इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो ये कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 और 4 जीरो, मेरे को चाहिए 6 जीरो, तभी मैं ऐड कर पाऊंगा। तो 1 2 3 4 5 6, अगर इसको 0.25 लिख दूं तो मेरा काम चल जाएगा। इसको मैं अगर 0.25 लिख दूं तो 10 की पावर 6 हो जाएगी मेरी, है ना, क्योंकि ये 3 जीरो ये हो गई और 3 जीरो ये हो गई, तो 10 की पावर 6, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 और 2 6, ये 6.40 मान लो, तो 0 5 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6.65 10 की पावर 6। तो आर की वैल्यू जो है 6.65 10 की पावर 6 है, मतलब ये जो आर प्लस एच है एक्चुअली 6.65 10 की पावर 6। तो मैंने आर प्लस एच की वैल्यू पुट कर दी, आर का स्क्वायर कर लिया, जी भी पुट कर दिया, इसका रूट करना है, तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से आएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो काफ़ी कठिन काम है, लेकिन ट्राई करते हैं, मेहनत करते हैं, क्या करें, करना पड़ेगा भाई। जब फिजिक्स ली है
तो करनी भी पड़ेगी मेहनत, हम मेहनत से डरते थोड़ी हैं। तो क्या हो जाएगा भाई ये 6.4, पहले मल्टीप्लाई कर लें या क्या करें, 6.4 को बाहर ले लें, 6.4 को बाहर ले लेते हैं, इसको स्क्वायर है ना, 6.4 को बाहर ले लेता हूं मैं। तो 6.4 तो बाहर आ गया, और क्या बाहर आ सकता है, ये तो बाहर आ गया दोनों, इसका स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा, 10 की पावर 12 को भी बाहर ले लेंगे, 10 की पावर 12 को बाहर लेंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो 10 की पावर 6 भी बाहर आ गई। तो रूट में क्या बचा, रूट में बचा हमारा 9.8 डिवाइड बाय 6.65, 9.80 डिवाइड बाय 6.65 लिख लेते हैं ताकि डिवाइड करने में इजी रहे। तो यही बचा हमारा अंदर। ठीक है जनाब, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 980 665 एक बार में कट जाएगा, मतलब एक बार में पहले जाएगा, फिर 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 0 लगाएंगे यहाँ पे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30, 4 बार देखते पहले, 4 बार जाएगा तो 4 पंजे 20, 4 छक्के 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 4 छक्के 24 और 2 26, 0, 15 में से 6 गया 9, 10 में से 6 गया 4, 490 आ रहा है, फिर 0 लगाएंगे। अब की बारी है लगभग 8 बार जाएगा, ये 7 बार ट्राई करते हैं, 7 बार जाएगा तो 7 पंजे 35, 3, 7 छक्के 42 और 3 45 हासिल 4, 7 छक्के 42 और 4 46, तो लगभग ठीक है। तो 1.47 के अराउंड आ रहा है, 1.47 आ रहा है, इसका रूट करना पड़ेगा। तो रूट क्या होगा, 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44, 1.2 का स्क्वायर, तो उसको 1.21 मान लेते हैं, लगभग मान सकते हैं, ठीक है। तो 1.21 मान लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.21 इंटू 6.4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, ये 4 आ गया, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 कम 6 और 2 7, 4 8 और 14 का हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 7, 2 3 के बाद डेसिमल लगेगा 7.74, तो हमारा आंसर आ रहा है 7.74 10 की पावर 6। और ये क्या निकाल रहे थे हम लोग, इतना बड़ा कैलकुलेशन है भूल ही जाते हैं, निकाल के रहे थे हम, निकाल लेते हैं ऑर्बिटल स्पीड निकाल लेते हैं। तो ऑर्बिटल स्पीड इसकी आ रही है इतना मीटर पर सेकेंड, तो ये निकालना था इसमें, तो ऑर्बिटल स्पीड निकालनी थी, तो हमने निकाल ली ऑर्बिटल स्पीड। अब निकालते हैं टाइम पीरियड, दूसरा क्या बोल रहा है उसमें, फाइंड द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, सैटेलाइट घूम रहा है, आपको पता है डिस्टेंस 2πr ट्रेवल कर रहा है वो, और कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो वैसे टाइम पीरियड आ जाएगा। एक टाइम पीरियड में क्या होगा, सैटेलाइट पूरा घूमेगा, डिस्टेंस कितना 2π इंटू स्मॉल r, 2πr घूमेगा, और स्पीड मान लो v है, तो कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। अगर स्पीड v है तो टाइम कितना लगेगा, 2πr डिवाइड बाय v, तो 2πr, r की वैल्यू कितनी थी हमारी, r की वैल्यू हमने निकाली थी ना, वो r प्लस r करके जो निकाली थी लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे कितनी आई थी हमारी 6.65 10 की पावर 6, 6.65 10 की पावर 6। और वेलोसिटी कितनी थी हमारी, वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी हमने अभी निकाली है, वेलोसिटी कितनी आई हमारी 7.74 10 की पावर 6। तो ये लग रहा है भाई टाइम, इसको काट लो, कितना आएगा वैल्यू, इसको 2 से डिवाइड कर दें, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगी, 2 3 6, 2 8 16, 2 7 14, 6.65 की 3.14 से मल्टीप्लाई, और भाई कितनी सारी मल्टीप्लाई हैं, यहां पे कर लेते हैं, 6.65 इंटू 3.14, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर 3.87 से डिवाइड भी करना है। 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 4 छक्के 24 और 2 26, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 665, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 छक्के 18 1 19 हासिल 1, 3 छक्के 18 और 1 19, 0 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 6 3 18 का 8 हासिल 1, 9 और 1 10 और 6 16 और 2 18 का 8 हासिल 1, और 20 और 2, तो ये भाई 20 इतना आ रहा है, 4 के बाद डेसिमल लगेगा 1 2 3 4, 20.88 आ रहा है। 20.88 को डिवाइड करना है भाई, अब 88 को डिवाइड करना है 3.87, तो भाई 2088 यहाँ लिखते हैं, 387 बाहर लिखते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे इसको भगवान का नाम लेके, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 6 8 48 ज़्यादा हो जाएगा, 5 से डिवाइड करके देखते हैं एक बार, 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई 5 7 35 का 5 हासिल 3, वैल्यू कम क्यों आ रही है इतनी, कुछ गड़बड़ है क्या, क्योंकि टाइम पीरियड हमारा आएगा 5 पॉइंट समथिंग, टाइम पीरियड 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 5 सेकंड, ये तो सेकंड में आ जाएगा आंसर, कुछ गड़बड़ है, कहीं पे कुछ गड़बड़ है दया, एक बार चेक करो, पूरा चेक करो एक बार। आ न जाए कहीं तारे जमी पर, तारे जमी पर, हमने ये किया था ना, जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर,
तो r प्लस एच किया यहाँ पे जी आर स्क्वायर, और ये किया g की वैल्यू पुट करी थी, r का स्क्वायर किया था, फिर हमने r का स्क्वायर 6.65 10 की पावर 6 था, उसका स्क्वायर किया था, यहाँ पे डिवाइड बाय 6.65 10 की पावर 6 r प्लस एच करा था। ओके ठीक है, याद तो ठीक था। फिर क्या किया हमने, 6.64 को बाहर ले आए थे, 6.64 को बाहर ले आए थे, 10 की पावर 6 को ही बाहर ले आए थे, और अंदर क्या बचा था हमारा, 1 मिनट, 10 की पावर 3 आएगा ना बाहर, 10 की पावर 6 से डिवाइड भी तो होगा पहले, 10 की पावर 6 से डिवाइड होगा तो 10 की पावर 6 बचेगा अंदर, तो 10 की पावर 3 बाहर आना चाहिए था ना। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो 10 की पावर 6 आ रहा है, तो 10 की पावर 3 बाहर आना चाहिए, 10 की पावर 3 बाहर आना चाहिए भाई, 10 की पावर 3 ये आएगा बाहर, 6 थोड़ी आएगा, 10 की पावर 3 बाहर आ गया था, और बाकी फिर हमने 6.4 बाहर कर लिया, फिर हमने इसको डिवाइड किया था 9.8 को 6.65 से, तो 9.8 को 6.65 से डिवाइड किया तो ये आया, और 6.5 बाहर है ही, इसका रूट किया तो ये आ गया, तो 10 की पावर 3 आ गया यहाँ पे, तो 10 की पावर 3 आएगा यहाँ पे, है ना, यहीं पे गड़बड़ हुई थी, ये 3 आएगा यहाँ पे, 3 आएगा तो क्या होगा, पावर हमने 6 से डिवाइड किया, यानी 1000 और रहेगी पावर, तो ऊपर 1000 और रहेगा। तभी मैं कहूँ यार इतना कम क्यों आ रहा है टाइम पीरियड, सेकंड में आ रहा है टाइम पीरियड, 5 सेकंड में सैटेलाइट घूम जा रहा है पूरे पृथ्वी के चक्कर। बायस तो मूवी में भी नहीं होता, मतलब मूवी में भी टाइम लेता है कुछ घूमने में, इतना 5 सेकंड में इतना बड़ा चक्कर कैसे काट लेगा। तो इसको सॉल्व कर रहे थे हम लोग। ओके, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 8 40 3 43 का 3 हासिल 4, 5 3 15 और 4 19, 8 में से 5 गया 13, सॉरी 8 में से 5 गया 3, 8 में से 3 गया तो 5, 10 में से 9 गया तो 1, तो 153 आ रहा है। फिर डिवाइड करोगे तो 5.4 से हो जाएगा लगभग, तो लगभग 5.4 बोल सकते हो, 5.4 10 की पावर 1000 सेकंड, ये सेकंड में आया है। तो अगर घंटे में निकालना चाहो तो इसको डिवाइड कर दो 3600 से, तो आपका आंसर आवर में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सेकंड आया, लगभग ये कितना हो गया 5400 सेकंड। या अगर और एक्यूरेट निकालना चाहो तो कितना आएगा, 4 से करोगे तो 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, 4 से थोड़ा कम आ रहा है, मतलब ऐसे लिख सकते हो यार 5.33 लिख दो, कुछ 939 समथिंग है ना, टीचर को कौन सा पता चल रहा है। तो कितना आ गया 5399 मान लो समथिंग, इतने सेकंड लगेंगे 5399 सेकंड। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। तो भाई देखो हमारा लगभग तो सही आ रहा है 5399, एक जीरो का फर्क आ रहा है वहाँ पे। अच्छा ये सही आ रहा है हमारा 7756, स्पीड सही आ रही है, 774 आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 774 और 130 7740 आ रही है ना। इसकी कितनी आ रही है 7756, तो ठीक है इतना चल जाएगा। टाइम हमारा कितना आ रहा है, टाइम हमारा आ रहा है 5399, इनका कितना आ रहा है 53735, एक और फालतू आ रहा है, एक डेसिमल, एक 10 की पावर का गड़बड़ आ रहा है कहीं पे, 10 की पावर का लोचा कहां से आ रहा है, 10 की पावर यहाँ पे 3 थी, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कहां पे लोचा आ रहा है फिर 5399 और इनका आ रहा है 53735, एक 10 की पावर कहाँ पे गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है। स्पीड तो हमारी सही आई ना, स्पीड अगर ठीक है तो यहाँ से गड़बड़ होगा फिर। तो हमने यहाँ पे ये क्या रखा था, रेडियस रखा था हमने 6.65 10 की पावर 6, ये सही रखा था, हाँ सही रखा था। ठीक है जनाब, ये हमने वेलोसिटी इतनी रखी थी 10 की पावर 3 रखी थी, ठीक है 10 की पावर 3 से काटेंगे तो 1000 बचेगा, सही है। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 20 के आसपास आएगा, बिल्कुल ठीक है, 3 पॉइंट ये आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 के आसपास वैल्यू आएगी, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ तो ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप भी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करके कि सही आ रही है नहीं आ रही। मैंने आपको कंसेप्ट बताया क्या करना है, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, कि हो सकता है वो लास्ट में सेकंड ही लिख रहा होगा, जो ये लिखा है ना, तो 5373 सेकंड लिखा होगा मेरे ख्याल से, 2 बार सेकंड आई थिंक। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेटर से भी, तो मैं तो कैलकुलेटर यूज नहीं करता, आपको पता ही है ना, आपके साथ तो नहीं करता मतलब। हालांकि जब आप लोग इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे बहुत कैलकुलेटर यूज होता है। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो पेपर में भी कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन मेन पर्पस हमारा ये देखना नहीं होता कि कैलकुलेशन आती है आपको या नहीं आती, मेन पर्पस ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं नहीं आते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ स्पीड इक्वल टू हाफ द एस्केप वेलोसिटी। तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड जो है वो कितनी है, हाफ द एस्केप वेलोसिटी के बराबर है। तो ऑर्बिटल स्पीड इज हाफ द एस्केप स्पीड। ओके, तो v नॉट दिया हुआ है 1/2 VE, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, v नॉट का फॉर्मूला हमारा होता है, v नॉट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, v नॉट होता है हमारा
जी आर, ठीक है, जी इंटू हाइट पे निकालना है हमें तो जी इंटू आर। अच्छा जी भी यहाँ पे जी डैश लेना पड़ेगा क्योंकि हाइट पे हमें, जिस हाइट पे घूम रहा है उसी हाइट पे हमें जी डैश चाहिए, उसी हाइट पे हमें आर भी चाहिए। इक्वल टू 1/2 वीई। वीई क्या हो जाएगा, ये अर्थ पे बात कर रहा है, इसके वेलोसिटी एट द अर्थ हो जाएगी 2gr, और आर यहाँ पे जो है अर्थ का रेडियस होगा। जब आप यहाँ पे बात कर रहे हो कोई भी चीज का तो रेडियस ऑफ द अर्थ लेंगे, और जब यहाँ पे बात कर रहे हो तो आर लेंगे। तो एस के वेलोसिटी की बात तो यहाँ पे कर रहा है सरफेस ऑफ द अर्थ से, तो ये लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जी डैश है और ये अलग हो जाएगा, तो हम इसको ना जीएम वाले फॉर्मूले से यूज करते हैं। इसको लिखते हैं हम जीएम अपॉन में आर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आपको जानबूझ के बताने के लिए लिखा था ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया रहे कि अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे √2gm अपॉन में आर, ठीक है, अपॉन में आर हो जाएगा, ठीक है। ये कैपिटल आर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अर्थ के सरफेस से बात कर रहा है, तो ये आ गया, ठीक है। जीएम से जीएम कट जाएगा, तो हमारे सामने क्या बचा, हमारे सामने बचा 1/√r इक्वल टू 1/2, और ये हो गया √2 अपॉन में कैपिटल आर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो 1/r इक्वल टू 1/4 इंटू ये हो जाएगा 2/r, सॉल्व करेंगे तो 1/2r हो जाएगा ये। तो इससे आ गया हमारा कि जो r है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इक्वल टू 2r है। अब r एक्चुअली क्या है, r हमारा टोटल डिस्टेंस है, मतलब कैपिटल R प्लस h है, तो उसको लिख सकते हैं हम कैपिटल R प्लस h इक्वल टू 2r। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r माइनस r यानी कि r। तो h की वैल्यू यहाँ से हमारी r के बराबर आ जाएगी। तो हमारी जो हाइट ऑफ द सैटेलाइट है, मतलब वो कितनी है, जितना रेडियस ऑफ द अर्थ है उतनी हाइट पे वो ऊपर घूम रहा है। तो पहली बात हमारी निकल गई, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, इफ द सैटेलाइट इज स्टॉप सडनली इट्स ऑर्बिट, अगर इसको रोक दिया जाए और इसको नीचे गिरने दिया जाए, अलाउड टू अर्थ फॉल टू द अर्थ, फाइंड द स्पीड विद इट हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम सैटेलाइट को रोक दें और वो नीचे गिरेगा तो किस स्पीड से गिरेगा। तो भाई देखो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, जब नीचे गिरेगा सैटेलाइट तो हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे कि सैटेलाइट की एनर्जी कंजर्व रहेगी। वैसे हालांकि रहती नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर जो आता है नीचे, तो एटमॉस्फेयर में जल जाता है सैटेलाइट, या उस पर कोई वर्क करता है एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर को नेग्लेक्ट कर दें एक मिनट के लिए तो सैटेलाइट की एनर्जी जो यहाँ पे होगी वही जब नीचे गिरेगा वहां पे भी होगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम देखें तो सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होती है टोटल, वहां पे -gmm अपॉन में 2r होती है टोटल एनर्जी में, देखिए कई बार। और जब ये नीचे गिरेगा तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक। तो अच्छा यहाँ पे टोटल एनर्जी नहीं है, उसने बोला कि हमने क्या किया, सैटेलाइट को रोक दिया, तो इसमें जो एनर्जी थी एक्चुअली वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल थी। तो अब दोनों लेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो भाई ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, -gmm अपॉन में r, और काइनेटिक एनर्जी होगी +gmm अपॉन में 2r, ठीक है, +gmm अपॉन में 2r, या फिर ½ mv² लिख सकता हूं मैं अभी। ये इसकी एनर्जी है शुरू में, ठीक है। फाइनल क्या होगी, जब ये नीचे गिरेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv², v फाइनल जो भी होगा, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -gmm अपॉन में r। डिस्टेंस क्या होगा, जब यहाँ पे गिरेगा तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा इसका डिस्टेंस होगा अर्थ के सेंटर से अर्थ की रेडियाई के बराबर। जितनी अर्थ की रेडियाई है उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल R लिखेंगे। अब भाई आपने इसको रोक दिया था तो ये तो 0 हो गया था आपका, तो ये तो 0 हो गया। तो आपका जो v फाइनल आएगा इस फॉर्मूले से आएगा, तो इससे निकालना है हमें v फाइनल की वैल्यू। तो निकालते हैं एक बार। तो v फाइनल कितना आएगा, हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, ½ mv², उस तरफ हमारा ½ mvf² है, और इस तरफ हमारा क्या है, इस तरफ हमारा है -gmm अपॉन में r, -gmm अपॉन में r है। अब हम अगर उस वाले को भी इधर ले आए तो प्लस में हो जाएगा gmm अपॉन में r, तो +gmm अपॉन में r, ये प्लस का हो गया इधर को आके, इक्वल टू ये, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। तो इससे मुझे अब क्या निकालना है, अब मुझे इससे जो है v फाइनल निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो भाई इसको देखें अगर हम सॉल्व करके तो m तो पहले उड़ा दो, ठीक है। अब ये जो r है हमारा, ये कितना है, r हमारा r प्लस h होता है, तो 2r हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे h भी r है। अभी हमने निकाला ना थोड़ी देर पहले कि h हमारा r के बराबर आया था, वो देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये h प्लस r प्लस h करोगे तो 2r हो जाएगा -gm का, और ये +gm/r, तो कितना हो गया टोटल सॉल्व करके, अगर एलसीएम लोगे gm/r, अगर हम एलसीएम ले लें या कॉमन ले लें तो -½ + 1, तो ये +½ हो जाएगा, तो ये gm/2r हो जाएगा, किसके बराबर, ½ vf²। तो vf की जो वैल्यू आएगी, 2 से भी 2 कट जाएगा, तो vf की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारी
रूट ऑफ जी एम अपॉन में कैपिटल आर। तो ये हमें निकालना है भाई, जी एम अपॉन में कैपिटल आर। अच्छा, मेरे यहाँ दिमाग में एक आइडिया आया, इसको निकालने के वैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो लंबा हो जाएगा। अगर भाई इसको मैं लिख दूं, देखो जी क्या होता है हमारा, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो भाई मैं इसको अगर एक आर को यहां ले जाऊं तो जी आर कितना हो जाएगा, जी एम बाय आर। तो भाई ये तो हमारा यही हो गया ना, जी आर हो गया, तो जी आर कर लेते हैं सीधा। ओके, तो इसको 9.8 कर लेते हैं, 6.4 10 की पावर 6 रेडियस ऑफ द अर्थ। इसको सॉल्व करना है, 10 की पावर 3 बाहर आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर रूट करना पड़ेगा। 6.4 की 9.8 से मल्टीप्लाई, 9.8 6.4, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 में 36 होती है 39, 6 से करोगे 6 अट्ठे 48 का 4, 6 में 54 और 4 58। सॉल्व करेंगे तो 2 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 हासिल 1। और ये कितना था भाई, 6 अट्ठे 48 का 4, 6 में 54 और 3 58, ये हमारा 5 था। तो ये कितना है, 8 और 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 6, 62 आया। तो ये हमारा आ रहा है 62.7। 62 का रूट करेंगे 7 तो कितना आएगा, रूट 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का होता है 64, तो 8 से थोड़ा कम आएगा, कुछ भी लिख लो, 7.8 के आसपास लिख लो, लगभग इतना आएगा, है ना। तो इतना कर सकते हो मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या है, स्पीड, यही पूछा था वहां पे। सैटेलाइट फॉल टू द अर्थ, तो फाइंड द स्पीड विद विच इट हिट द सरफेस। तो हमारी स्पीड भी आ गई। तो एक तो h इक्वल टू आर आया और स्पीड कितनी आई हमारी 7.8 10 की पावर 3। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो सही आ रहा है हमारा 7.8 10 की पावर 3 लगभग सही आ रहा है। और हाइट हमारी जो है h हमारा r के बराबर है। तो यही पूछा था बस। इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने पहले चेंज इन एनर्जी निकाली, हाँ वही किया इन्होंने भी। इन्होंने चेंज इन एनर्जी निकाल के डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर वही किया, ठीक है, सेम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने है, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर हैज ऑर्बिटल स्पीड दिस मच डे, और टाइम पीरियड इसका दिया हुआ है इतना दिन का है, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इतनी है। तो आपको बताना है इसका जुपिटर का मास जो है वो 1000 ऑफ द सन के मास के है। ओ भाई ये क्या कैलकुलेशन है। तो देखो जुपिटर का जो ऑर्बिटल स्पीड दी हुई है हमें कि जुपिटर है और जुपिटर के अराउंड उसका सैटेलाइट घूम रहा है। जुपिटर है और एक सैटेलाइट इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 1.769 डे, इतने दिन में घूमता है एक पूरा चक्कर, लगभग 2 दिन में, है ना। और रेडियस कितनी है इसकी, ऑर्बिट की रेडियस वो भी हमें दी हुई है, आर हमारी ये दी हुई है 4.22 10 की पावर 8 मीटर, है ना। अब बोल रहा है कि आपको बताना है कि जुपिटर का मास जो होगा वो 1000 टाइम ऑफ द सन होगा। तो हमें जुपिटर के मास को सन से कंपेयर करना है। तो ये जब ऑर्बिट की बात कर रहा है तो सन के अराउंड भी हम किसी की ऑर्बिट सोचते हैं, सन के अराउंड अर्थ घूमता है, अर्थ का हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया है ना। जो अर्थ घूमता है उसका थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया है। अर्थ का हमें क्या पता है, तो टाइम पीरियड पता है। अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, सन के चारों तरफ घूमता है, कितना टाइम पीरियड होता है, इसका तो है इतना दिन। अर्थ का कितना दिन होता है, अर्थ का होता है कितना, 365 दिन। जो अर्थ घूमती है सन के चारों तरफ कितने दिन में घूमती है, एक साल में घूमती है, 365 दिन में घूमती है। और दूसरा हमें ये डिस्टेंस भी पता होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपने पढ़ा होगा, जब हमने पहले चैप्टर पढ़ा होगा। तो डिस्टेंस हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 10 की पावर, हाँ तो आपको अभी अब निकाल, अच्छा कैसे निकालते हैं हम लोग वैल्यू। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब कि यहां से जो सन से रोशनी आती है हमारे पे 500 सेकंड में आती है, लगभग 500 सेकंड में। और सन इसकी स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3 × 10⁸। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाता है, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है, लाइट यहां से आने में 500 सेकंड लगाती है ना। 8 मिनट 20 सेकंड बोलते हैं इसको, 500 सेकंड होते हैं लगभग। तो इतना करती है तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 1500 × 10 की पावर 8, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 10 की पावर 11, तो लगभग 1.49 कुछ आता है। तो हम इसको मान सकते हैं 1.5 10 की पावर 11। इसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो अर्थ से सन का डिस्टेंस है, राइट। ये अर्थ है, ये सन है, ओके। आप दोनों को कंपेयर करना है, दोनों के टाइम पीरियड से। अब मास कैसे निकालेंगे जुपिटर का, देखो कैसे कैसे मास निकालते हैं, कितना इनडायरेक्ट मेथड है। ऐसे ऐसे वैल्यू से हम मास निकाल ले रहे हैं, देखो कैसे निकालेंगे। देखो जब सन घूम रहा है यहाँ पे, सॉरी ये सैटेलाइट घूम रहा है इसका चारों तरफ, तो सैटेलाइट की जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2πr डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया v स्पीड से, तो इतना टाइम पीरियड होना चाहिए। अब v कितना होगा, v हमारा होता है ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है, ऑर्बिटल स्पीड होती है gm अपॉन में
स्मॉल आर ये हमारी ऑर्बिटल स्पीड होती है, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर बाई दिस। अब यहाँ पे एम किसका मास होता है, एम होता है इसके अबाउट ये घूम रहा है, तो जुपिटर के अबाउट घूम रहा है तो मास ऑफ द जुपिटर होगा ये, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा वैल्यू ये 2 पाई आर ऊपर चला जाएगा तो आर की पावर 1 और हाफ मतलब 3/2 पावर हो गई अपॉन में रूट जी एम ऑफ द जुपिटर आ गया। तो यहां से अगर हम स्क्वायर करें दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, ये आपका जी एम जुपिटर का मास आ जाएगा। तो जुपिटर का मास क्या है, यहां से मास ऑफ द जुपिटर विल बी 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर इंटू जी, ये आया मास ऑफ द जुपिटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये मास ऑफ द जुपिटर आया। ऐसी मास ऑफ द सन निकालेंगे तो वो भी यही आएगा, मास ऑफ द सन में क्या आ जाएगा बस 4 पाई स्क्वायर इंटू आर, आर क्या आएगा, आर हमारा ये वाला आ जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड विल बी 365 डेज। दोनों को कंपेयर करके वहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डिवाइड करते हैं दोनों को, एक पेज ऐड कर लेते हैं पहले। तो भाई हमारा जो मास ऑफ द जुपिटर आ रहा है, मास ऑफ द जुपिटर आ रहा है 4 पाई स्क्वायर इंटू R1, इसको R1 मान लेते हैं, R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय जी T1 का स्क्वायर, ठीक है, T1 है। और मास ऑफ द सन क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, इसका भी सेम सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे यहां पे सॉल्व किया है, तो ये आ जाएगा R2 का क्यूब जी T2 का स्क्वायर, है ना। अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो मास ऑफ द जुपिटर जो होगा मास ऑफ द सन इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये सब पड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये R1 बाय R2 का क्यूब, R1 बाय R2 का क्यूब, टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो T2 बाय T1 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहां से हमें आइडिया लेना है, ठीक है। अब देखें यहां पे वैल्यू क्या क्या दी हुई है, मास ऑफ द जुपिटर बाय मास ऑफ द सन इज इक्वल टू R1 बाय R2। R1 मतलब हम किसके लिख रहे थे, जुपिटर के लिए। जुपिटर के लिए कितना दिया हुआ डिस्टेंस, जुपिटर के लिए डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 4.2 10 की पावर 8, 4.2 10 की पावर 8, और हमारा कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 1.5 10 की पावर 11 इसका क्यूब, ठीक है, अपॉन में सॉरी मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम पीरियड T2 किसका है, अर्थ का है 365, और इसका कितना दिया हुआ था 1.769, इसका करना है स्क्वायर। तो भाई ये करना है हमें, तो यहां से हमारा प्रूव होगा कि जुपिटर का मास जो है 1/1000 है। तो देखते हैं एक बार, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 10 की पावर 8 है, यहाँ पे 10 की पावर 3 अपॉन में आ जाएगा, 10 की पावर 3 का क्यूब करेंगे तो 10 की पावर 9, और अंदर क्या आ जाएगा 4.2 बाय 1.5 का क्यूब, ये आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग। 10 की पावर 3 को मैंने बाहर ले लिया, 10 की पावर 9 और अंदर ये बचा, इधर आ जाएगा 365 बाय 1.769 का स्क्वायर। लंबी कैलकुलेशन करते हैं भाई। जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी है जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। 1 पॉइंट भाई करना ही पड़ेगा, क्या करें 1.8 कर लेते हैं। देखो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में ना, ये टीचर को मत दिखाना, कहीं अलग से करना, तो इसको 1.8 मान लो लगभग, तो थोड़ा सा आपका लाइफ जो है इजी हो जाएगी। तो 1.8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 1.8 अगर आप लिखोगे इसको तो आप लिख सकते हो 18 लिख लो इसको, 300 इसको कर लो इतना। अब 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 से तो ये कट गया, फिर क्या आएगा यहाँ पे 5, 5 से कटेगा नहीं तो 0 लिखोगे, फिर यहाँ पे ये वाला 0 भी नीचे आ जाएगा, फिर 18 से 3 बार जाएगा ये, तो ये जाएगा लगभग 3 बार। 18 दूनी 36 कर लो, या तो फिर 14 आ जाएगा 140, फिर कितना जाएगा ये 18, 18 का पढ़ा भी नहीं आता मुझे तो, 18 पंजे 90, 18 छिके 108 होते हैं, 18 छिके 108, 18 सत्ते, तो लगभग कितना आ जाएगा, है ना 7 या 8 के आसपास। 202 आ रहा है ये, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा अभी, 202.7 का स्क्वायर। देख लो भाई अब मुश्किल इतनी है ना, क्या बोलूँ मैं अब। 7 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 18 आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 का 0, 2 दूनी 4, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 ही हो जाएंगे सारे। 2 से मल्टीप्लाई फिर दोबारा करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 का 0, 2 दूनी 4, कितना लंबा आ गया 9, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7,
4 और 4 8, 5 और 4 9 और 1 10 का 0, हासिल 1 41। कितनी लंबी कैलकुलेशन, कितने का डेसिमल लगेगा 2 के बाद, तो ये आ रहा है भाई 41,087.29। इसको लिख सकते हैं हम 4.11 कर लो, 4.11 करोगे कितनी जीरो आएगी, 1 2 3 4 बार इधर लिया है तो 10 की पावर 4 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो गया 4.11 10 की पावर 4। ठीक है जनाब, अभी ये भी सॉल्व करना है भाई, अभी नहीं हुआ, अभी कहाँ जा रहे हो, 42 को 15 से डिवाइड करना है, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 बचा यहाँ पे 120, ये अच्छा हो गया, 15 छिके 120, इसके तो कट गया भाई आसान से। 2.6 है, लेकिन इसका क्यूब भी करना है अभी तो क्यूब भी करना है, अभी कहाँ जा रहे हो, क्यूब भी करना है भाई, इसको एक पेज तो कैलकुलेशन के लिए चाहिए यहाँ पे। 2.6 इंटू 2.6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 छिके 36 का 6, हासिल 3, 6 दूनी 18 और 3 21, 2 से करेंगे तो भाई 52 आएगा, ये 6 आएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 736 आया, 2 क्या डेसिमल आएंगे 7.36। 7.36 को एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 3 18 का 21 हासिल 1, 37 42 2 44, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छिके 12 का 2 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 7 14 का 4, 14 का 4 तो पूरा 14 ही आ जाएगा। अब ये कितना आ गया भाई, यहाँ पे देखो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, 6 आएगा पहले, फिर ये 3 आया होगा, फिर 7 और 4 11 आया होगा, हासिल 1 लगा होगा 9 और फिर 1 आया होगा, डेसिमल लगा होगा 3 के बाद, 19.136, तो ये आ रहा है भाई 19.136 यानी 19.1 मान लो, अब इतना कितना करोगे, तो ये आ गया भाई 19.1 जनाब, और ये आ गया इंटू 4.11, 10 की पावर नीचे कितना आया 5, ये 4 और ये 5 ये पावर गई तो 10 की पावर 5 बचा नीचे। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 19 की 4.11 से 19.1 4.11, देख लो भाई कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, क्या क्या करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए, क्या क्या करना पड़ रहा है भाई, देख लो। 4 से करेंगे तो 4 4 9 36 का 6 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, 1 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 9 11 और 4 15 का 5 हासिल 1 और ये 8 और ये 7, तो भाई लगभग ये आ रहा है आपका 78,500। ओह इतना कम, 78 आ रहा है, 78.5, 78.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 78.5 डिवाइड बाय आप कर सकते हो 100। देखो ये 10 की पावर 5 है, इसको मैं 100 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि उसने बोला कि मास जो है 1/1000 टाइम्स होना चाहिए, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 78.5 है, ये 100 है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग ये 0.78 आएगा या 0.8 के आसपास आ रहा है ना, तो ये लगभग वैल्यू को 1 मान सकते हो, इस वैल्यू को अपॉन में 1 मान सकते हो। अगर मैं मान लो 100 को 100 से डिवाइड करता तो 1 आता, 100 को अगर मैं 80 से डिवाइड करूंगा तो लगभग ये वैल्यू 1 के आसपास आएगी, तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या आ रही है 1/1000 आ रही है लगभग। तो हमारा जो मास ऑफ जुपिटर है बाय मास ऑफ सन है वो लगभग कितना आ रहा है, लगभग हमारा आ रहा है 0.8/1000, तो लगभग ये 1/1000 मान सकते हो अप्रोक्सीमेटली, इतना आ रहा है। तो मास ऑफ द जुपिटर और मास ऑफ द सन का जो रेशो है वो 1/1000, तो ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, हालांकि ये केपलर लॉ का क्वेश्चन है, क्योंकि जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है आपका, ये देखो यहाँ आर क्यूब आ रहा है, टी स्क्वायर आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब जो है केपलर लॉ में हम अगली उसमें पढ़ेंगे वीडियो में, तो वो है ये एक्चुअली। तो भाई कैलकुलेशन बहुत लंबी थी, तो भाई मैंने कर दिया। देखो इसका भी देखो एग्जैक्ट नहीं आया, इसका भी 1046 आया था यहाँ पे, है ना, तो थोड़ा बहुत ये है, बाकी मैंने अप्रोक्सीमेशन भी किए थे तो वहां से ही फर्क पड़ा होगा। ठीक है जनाब, देख लो भाई सांस फूल गई कैलकुलेशन करते करते। चलिए जनाब, तो अगले क्वेश्चन में आ गए हम लोग, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। एक ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस पे आराम से पड़ा हुआ है, जैसे हम लोग पड़े रहते हैं पेपर के बाद बिल्कुल आराम से, तो भाई ये ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे अर्थ सरफेस। तो इसका टाइम पीरियड जो है ये कह रहा है कि क्योंकि अर्थ घूम रही है तो ये भी घूम रहा होगा, तो इसका टाइम पीरियड भी 24 घंटे होना चाहिए। तो क्या हम इसको सैटेलाइट मान लें, क्या हम इसको सैटेलाइट मान लें? जैसे हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था वो भी घूम रहा था 24 घंटे में, और वो भी सेम वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा था, ये भी ऐसे घूम रहा है अर्थ के साथ साथ। तो क्या इसको मान लें सैटेलाइट, यस या नो? आंसर इज बिग नो। नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि भाई सैटेलाइट जब घूमता है तो सैटेलाइट पे केवल जो है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा होता है, ठीक है, और उसके इन्फ्लुएंस में वो घूमता है फ्रीली। लेकिन यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स तो काम कर ही रहा है, साथ में अर्थ का सरफेस पे रखा हुआ है, तो सरफेस भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। तो ये फ्रीली नहीं है ये, ठीक है, ये फ्रीली घूम नहीं रहा, ये फ्रीली घूम रहा है, ठीक है। इसका जो एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ वो भी जो है जी डैश के बराबर होता है, मतलब फ्री फॉलिंग वाला केस होता है यहाँ पे। अभी देखा था ना कि इसका जो वैल्यू आई थी जी इफेक्टिव 0 आया था, तो इसका जो एक्चुअली
हमें मानते हैं फ्री फॉलिंग वाले केस की तरह कंपेयर करते हैं इसको, तो फ्री फॉलिंग वाला केस है, यहाँ पे फ्री फॉलिंग वाला केस नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि क्योंकि इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है अपार्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशन फोर्स, इसलिए क्या है ये वो वाला केस नहीं है, तो इसको हम नहीं मान सकते। ठीक है जनाब। चलिए तो भाई इसके साथ हम लोगों ने जो है सैटेलाइट वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब हमारा केपलर लॉ बाकी है, जो कि हम अगली वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, केपलर लॉ ऑफ मोशन। तो भाई वो वीडियो जरूर देखिएगा, और इसके अलावा आपने जो बाकी वीडियो अगर नहीं देखी है तो आई बटन पे जाकर या फिर जो है प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लो आज ही। और भाई क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करने, पहले आपको बोल रहा हूं रजिस्टर निकाल के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए जाने हैं। चलिए तो आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन बाय, पढ़ते रहिएगा और टेक केयर।